नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिया बजट पर चर्चा का जवाब। कहा, बजट में रेल, सड़क और जल मार्ग के विकास पर जोर। बजट से एमएसएमईज को होगा फायदा। राज्यों के फंड में की बढ़ोतरी। We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लगाया देश की एनर्जी, डेटा सिक्योरिटी और किसानों के हितों के साथ समझौता करने का आरोप। कहा, सरकार ने देश बेच दिया। किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद ले। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। वंदे मातरम पर सरकार की नई गाइडलाइंस। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरे का गायन होगा। राष्ट्रीय गीत के दौरान खड़े होना जरूरी। गाइडलाइंस का कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध, बीजेपी ने किया स्वागत। बाजार में दायरे में कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद। फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी। अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्ट शीट में किया बड़ा बदलाव। यूएस से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट में दाल शामिल नहीं। डिजिटल सर्विस टैक्स घटाने की बात भी हटाई। यूएस से $500 बिलियन सामान खरीद मामले में कमिटमेंट की जगह इंटेंट शब्द डाला। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सीएम योगी बोले, बजट में निवेश, रोजगार पर फोकस, एआई और स्किल मिशन को बढ़ावा देंगे। अजित पवार विमान हादसे पर भतीजे रोहित पवार ने उठाए सवाल। प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जताई। पायलट पर किए सवाल। कहा, उस दिन कम नहीं थी विजिबिलिटी। अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है। बजट ब्लड ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, वो उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोधाना एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए। माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए। इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू insulate India from weaponization of energy matters. The budget pushes for autonomy in critical minerals. Customs duty का exemption हुआ। न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको
डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया, सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई और आर्टिसंस को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए हमारे देश का इनसिक्योरिटी, ये सब है बजट में, पढ़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए, कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। दे शुड हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू दिस। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से एमएसपी दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हार प्रकारा, we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी। इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे हैं, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में, और उससे पहले 2009 में
शर्मल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि जवाब दे रही थी बजट पर चर्चा का लोकसभा के अंदर, और ख़ास तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर जो निशाने साधे वो क्यों साधे, क्योंकि राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले लोकसभा में सरकार पर यह आरोप लगाया था भारत अमेरिका डील को लेकर कि देश बेच दिया, तो उसका जवाब दे रही थी। और अवार्ड अड्डा में भी हम इसी पर बहस कर रहे हैं, सियासत का सरेंडर। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने देश की एनर्जी, डेटा सिक्योरिटी और किसानों के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने देश बेच दिया है। तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कड़े शब्दों में दो टूक जवाब दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद ले। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है, तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. The nation has been sold out. Its data has been sold. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गायन और वादन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया या बजाया जाएगा। ये नियम उन मौक़ों पर लागू होगा जहां राष्ट्रपति मौजूद हों, जैसे नागरिक सम्मान या पद्म पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम। राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने और जाने के दौरान उनके संबोधनों से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत का वादन अनिवार्य किया गया है। जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम सबसे पहले बजाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़ा होना जरूरी होगा। हालांकि सिनेमा हॉल जैसे स्थानों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये एडवाइजरी भेज दी गई है
ताकि इसे अभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके। देखिए, वंदे मातरम गाकर जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। यही वंदे मातरम गाकर जब हमारे शहीद फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी कर रहे थे। तो जैसे कुंभ मेले में ना लोग पाप धोने जाते हैं, ये बंगाल के कुंभ चुनाव में पाप धोने के लिए कर रहे हैं। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू बंगाल इलेक्शन की पहले अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर से भी ज्यादा कुछ समझते हैं इसीलिए वो बोलना चाहते हैं। वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। एमएच जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू, अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2026-27 के लिए 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से करीब 13% ज्यादा है। इसमें युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। यूपी सरकार ने शिक्षा पर कुल बजट का 12.1% और स्वास्थ्य पर 9% खर्च करने का ऐलान किया है। राज्य का फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% रखा गया है। पिछले साल जीएसडीपी में 13.4% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में 1 लाख माइक्रो उद्यम के लिए सरकार युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। महिलाओं के लिए सेफ सिटी योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने और रोमियो स्क्वाड को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। यूपी सरकार ने टैक्स से जुड़े भविष्य को देखते हुए स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स बनाने का ऐलान किया है। साथ ही उद्योग लगाने में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को विकास और तेज ग्रोथ का बजट बताया है। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। आज राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने इसे 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा है और विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप पेश किया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें 70,000 नई सरकारी नौकरियां, राजस्थान कृषि मिशन, लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटियों के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, 5 लाख नई लखपति दीदी, रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में छूट जैसे ऐलान शामिल हैं। वहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज सर्किट और वागड़ सर्किट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बजट में जयपुर और जोधपुर में नई मेट्रो लाइनों के विस्तार और स्वास्थ्य बीमा के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने राजस्थान के बजट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस बजट में जनता के मुद्दे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, जो कृषि की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मुझे लगा नहीं सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई रोड मैप दिया हो कृषि के क्षेत्र के अंदर। और नौकरियों के बारे में एक बार पहले सरकार ने घोषणा करी 4 लाख नौकरी की, अभी अखबारों में आया था 1 लाख और नौकरी घोषणा करेंगे। तो घोषणा कर लंबे भाषण पढ़ कर, और मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को वो डील नहीं दी, वो स्पेस नहीं दिया कि वो कुछ ऐसी घोषणा कर दें जहां पर जनता को पसंद आए। टोयोटा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई बेला भारत में लेकर आ रही है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। कीमत का ऐलान जल्द होगा, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत 18 से 24 लाख के बीच हो सकती है। कैसी है टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार, बता रही हैं दीपाली राणा।
ई-बेला आपको 3 वेरिएंट्स में मिल रही है, E1, E2 और E3। E1 में स्मॉलर बैटरी पैक मिलता है 49 किलोवाट का, इसमें पावर है 106 किलोवाट की, 193 Nm का टॉर्क है और रेंज मिलती है 440 किलोमीटर्स की। और जो E2 और E3 वेरिएंट हैं उन दोनों में फीचर्स का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, यानी बड़ा बैटरी पैक E2, E3 में 61 किलोवाट का, साथ ही आपको 193 Nm का टॉर्क इसमें भी मिलता है। इसमें जो रेंज आपको मिल रही है वो 543 किलोमीटर्स की मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि टोयोटा ई-बेला के साथ बैटरी पर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है और 60% एश्योर्ड बायबैक भी ऑफर कर रही है बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम के थ्रू। डिमेंशंस की बात करें तो इसकी 4.2 मीटर की लेंथ है, 1.6 मीटर की हाइट मिलती है और जो विड्थ है वो लगभग 1.8 मीटर्स की है। हालांकि अंडरनीथ द स्किन ये ई-विटारा ही है, लेकिन इसमें आपको लुक वाइज काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि टोयोटा की ई-बेला एक्चुअल में एक ब्यूटीफुल, एक गुड लुकिंग कार है और ई-विटारा से तो कम्प्लीटली ये अलग अपनी आइडेंटिटी रखती है। क्या आपको मिल रहा है फ्रंट में? तो आपको ये ट्रायंगल शेप्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं और हेडलैम्प्स के ऊपर ये आईब्रो शेप में आपको ये डिफरेंट सेगमेंट्स में DRLs मिल रहे हैं। ब्लैक ग्लॉस फिनिश का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है फ्रंट पूरे ही फेस में। इनफैक्ट अगर आप इसके ओवरऑल इंटीरियर्स देखेंगे तो डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ब्लैक और बेज इंटीरियर्स आपको मिलते हैं। ना सिर्फ डैशबोर्ड पर ये फिनिशिंग है बल्कि डोर पैनल्स पर और साथ ही सीट फैब्रिक में भी सिमिलर कॉम्पोजिशन दिया गया है। हालांकि जो प्लास्टिक डैशबोर्ड पे है वो ई-विटारा की ही तरह काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, बहुत प्रीमियम फील आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेंट्रल कंसोल में ये काफ़ी ग्लॉसी एलिमेंट दिया गया है। पूरे सेंट्रल कंसोल में ही ब्लैक ग्लॉस फिनिश यहाँ मौजूद है। यहाँ स्नो, ड्राइव मोड, ये रोटरी नॉब दिया गया है गियर लीवर्स के लिए, ये पार्किंग ऑटो होल्ड का बटन मौजूद है, वायरलेस चार्जिंग पैड है। अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा। एक वैन आपके घर के आसपास आएगी जो सारी प्रक्रिया पूरी कर देगी। ये वैन कैसे काम करती है, कौन इसका फायदा ले सकता है, बता रहे हैं केतन जोशी। अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, विलेजर है, तो ये वैन आपके लिए आशीर्वाद रूप बनेगी, क्योंकि इसके अंदर आप जाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और ये वैन चलकर आपके द्वार यानी कि ग्रामीण इलाके में आएगी। इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, फोटोग्राफी हो, जो वेरिफिकेशन चाहिए वो सारी प्रक्रिया इसके अंदर ही हो जाती है। सरकार ने इसके लिए काफी अच्छा ध्यान रखा है। आइए हम कुछ जो यहाँ पासपोर्ट निकलवाने आए हैं उनसे हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? हम विरमगाम से आते हैं, यहाँ से तकरीबन समझो ना 40 किलोमीटर जैसा है, तो हमको अहमदाबाद जाना नहीं रहता है और यहाँ पे नजदीक कर दिया है तो क्या होता है, काम फटाफट हो जाता है। अहमदाबाद जाते हैं तो पूरा एक दिन बिगड़ जाता है, तो इसी वजह से ये काम सरकार ने जो किया वो अच्छा किया है। तो इस तरह की वैन है वो हर एक राज्य में अभी दी गई है, लेकिन इसको बढ़ाकर डबल की जाएगी ताकि जो शहर में नहीं आ सकते उनके लिए काफी सहूलियत बन जाएगी। केतन जोशी, साणंद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का लगातार जारी रहेगा सिलसिला और आप भी रहिए अपडेट। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।